चलिए डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। अब ये जो चैप्टर नंबर 4 है, अब न्यू एनसीईआरटी है हिसाब से क्या है, ये चैप्टर नंबर 4 है। लेकिन यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पे चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर क्या 5, ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो आपका है कि लॉज ऑफ मोशन, मतलब कि हम इसमें ये देखेंगे कि जो मोशन होता है उसमें किस किस तरह के नियम लगते हैं, कौन कौन से लॉज लगते हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि ये जो आपका चैप्टर है वो आपका जो चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन जो हमने पढ़ा उससे पहले आना चाहिए था, क्योंकि आपको जो मोशन की बातें हैं वो क्योंकि तभी और अच्छे से क्लियर होती है ना, क्योंकि आपको पहले ये क्लियर कर देते फिर आपको वो पढ़ाते। लेकिन हम नहीं जानते एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया है कि आपको ये चैप्टर बाद में पढ़ा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान समझेंगे। तो आइए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेना शुरू करते हैं। लेकिन हमने जो प्रीसीडिंग चैप्टर था, अब प्रीसीडिंग का मतलब होता है आपका कि जो हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कि मोशन इन प्लेन करके, तो हमारा मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, तो इन सब में हमारा यही मतलब था कि हम डिस्क्राइब कर पाएँ मोशन को जो कि पार्टिकल कर रहा होता है उस स्पेस में क्वांटिटेटिवली, मतलब कि उसने कितना मोशन करा, किस डायरेक्शन में कितना गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस पे हमारा पूरा ध्यान था, ठीक है। लेकिन अब क्या बात हो रही है कि हम देखेंगे, है ना, वी सो दैट अब हमको ये देखने को मिलेगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है नीड कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी अलोन, वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिक्वायर द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन एडिशन। समझ गया क्या हुआ बात? मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब कि भैया हमने कहा कोई भी जो है हमारा गाड़ी वगैरह वो 40 जो है किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब है वो चलता रहेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। लेकिन जब उसको हमने नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, मतलब कि कभी उसकी स्पीड घट गई, फिर कभी स्पीड उसकी बढ़ गई, है ना, ये बढ़ते ही चली जा रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझे थे। एंड हमने अभी तक ये देख चुके हैं क्या, और ये बात नहीं करी है कि वी हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन एज टू व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ बॉडी। लेकिन हमने एक चीज़ पे नहीं पूछा कि इस मोशन को कौन करा रहा है, किसकी वजह से मोशन हो रहा है ना। मतलब कि हमारा ज़्यादातर कंसर्न क्या रहता था कि भाई किसी बॉडी ने मतलब मूवमेंट करा है, तो मूवमेंट उसने कितनी वेलोसिटी से करा है, तो उसका इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो उसका जो है एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सभी हमने पढ़ा था। लेकिन हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मोशन होता है तो किसकी वजह से होता है। और यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है वो न्यूटन से आप पूछेंगे, और वो अपना क्या करेंगे, पूरा बकायदा एक लॉस देंगे आपको, 3-4 इक्वेशंस देंगे मोशन की, है ना। उसके अलावा बहुत सारी बातें आपको आएंगी, तो ये सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम क्या समझ रहे वाले हैं कि किस तरीके से मोशन किसी बॉडी का होता है। इस चैप्टर में हम इस बेसिक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को समझेंगे। तो लेट अस फर्स्ट गेस द आंसर बेस्ड ऑन आवर कॉमन एक्सपीरियंस। तो हम क्या करते हैं, इस आंसर को, इस क्वेश्चन को हम हमारे कॉमन जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे आंसर देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपसे कोई आके पूछे कि बेटा बताओ कि आप मोशन क्यों करते हो, तो आप कहोगे सर मोशन क्यों करते हो, उसका क्या मतलब है, मतलब मैं कुछ यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ ऐसे ज़मीन को, है ना। मतलब कि जब मैं चलता हूँ तो चलते टाइम मैं ज़मीन को फोर्स देता हूँ, और ज़मीन मुझे क्या करती, वापस से अपने कोई फोर्स देती है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मतलब कि ओवरऑल आप देखेंगे, जैसा मैं कहूँ कि मुझे एक फुटबॉल जो कि रेस्ट पे है उसको मूव कराना है, तो क्या करूँगा, मैं उसको किक मारूंगा, है ना। मतलब कि एक फुटबॉल रखी है तो उसमें जब तक किक नहीं मारूंगा फुटबॉल आगे नहीं जाएगी, ठीक है। एंड यदि मुझे कोई भी स्टोन को ऊपर फेंकना है, अपवर्ड फेंकना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, एक अपवर्ड पुश देना पड़ेगा। मतलब किस तरीके से, है ना, मतलब बिना उसको फेंके, बिना उसको अपवर्ड फोर्स दिए क्या ऊपर चले जाएगा, वो नहीं जाएगा। ऐसी जो हवाएं चलती हैं, ब्रिज जो होती हैं, वो क्या करती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं ट्री को, उसको क्या कर देती हैं, झुला देती हैं, स्विंग करा देती हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज़ एक्ट कर रही, ठीक है। एंड एक स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है वो कैन इवन मूव हैवी ऑब्जेक्ट, और यदि कोई हवा अच्छे तेजी से चल जाए तो वो तो भाई साहब बड़े बड़े चीज़ों को उड़ा के ले जाती है, आपकी गाड़ी तक उड़ा के ले जाएगी। तो ओवरऑल आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसमें पीछे वर्क कर रही है, ठीक है। फिर एक बोट जो होती है, नाव, आप देखेंगे तो वो मूव करती है किसमें, है ना, फ्लोइंग रिवर में, विथआउट एनीवन रोइंग इट। मतलब कि आप देखेंगे कि एक नदी का प्रभाव है ना, नदी में कोई भी बोट रखी है तो नदी के बहाव के संग ही क्या होती है, वो बोट भी चली जाती है। हम उसमें कोई भी चप्पू नहीं चला रहे होते हैं, अपने आप ही वो चली जाती है उसके संग में। फिर इसके अलावा हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इन सभी चीज़ों में हमको क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि कुछ एक्सटर्नल आपकी एजेंसी है, एक एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे क्या कर रही है ना, फोर्स दे रही है, ठीक है,
जिसकी वजह से वहाँ पे बॉडी हमारी क्या आ रही है, मूव कर रही है रेस्ट से। मतलब कि किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, चाहे वो आपकी विंड फोर्स दे दे, चाहे आप खुद किक मार के फोर्स दे दो, चाहे जो पानी है उसको भाग के ले जाए। मतलब कि जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ को कर रही है, मतलब कि फोर्स वहाँ पे दे रही हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल क्या समझ आ रहा है आपको कि इन सभी में एक कॉमन चीज़ है कि भैया फोर्स के बिना कोई भी चीज़ नहीं हो रही है पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तक हम समझे हैं। लाइक वाइज इसी तरीके से एक एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड ऑल्सो टू रिटार्ड और स्टॉप इन मोशन। और हमको ये भी बात पता है हमारे एक्सपीरियंस से कि यदि कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी हमको फोर्स की ज़रूरत होती है ना। तो फोर्स किसी भी चीज़ को मोशन में लाता है और वही फोर्स किसी भी चीज़ को मोशन से रेस्ट पे भी लाता है। ये बात हम क्लियरली जानते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, वॉल जो है कि रोल कर रही होगी है ना डाउन इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, बाई अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इट मोशन। मतलब कि कोई इस तरीके से नीचे लुढ़कते हुए है ना बॉल आ रही मान चलो यहाँ से, तो आप इसको कैसे रोकोगे, आप इसको स्टॉप कर दोगे आप किसी भी तरीके से। ठीक है, तो रुक जाएगी। तो ये चीज़ होती है आपकी। ठीक है, तो हर एक एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल में जो एक्सटर्नल एजेंसी आपकी है और फोर्स की, जैसा कि आपका हैंड हो सकता है, हाथ हो सकते हैं आपके, विंड हो सकती है, स्ट्रीम मतलब जो प्रभाव है पानी का वो हो सकता है, तो सभी क्या है आपका एक एक्सटर्नल एजेंसी की तरह वर्क कर रहे हैं फोर्स की। तो अब देखेंगे तो इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, लेकिन जो सभी जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट के संग में कॉन्टैक्ट में है। ऐसा नहीं है कि भैया बिना कॉन्टैक्ट इन्होंने रोक दिया, मतलब कि ऐसा बॉल कहीं से ऐसे नीचे आ रही है और मैं दूर से कह दूं रुक जा, अब रुक जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं रुकेगी। इसी तरीके से आप कहेंगे भैया नाव चल रही है पानी में, तो मैं कहूँ कि नाव को मैं ऐसे चुटकी बजा के रोक दूँ, ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? जब तक कि मैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना दूँ, कुछ ऐसा ना करूँ, रुक ही नहीं सकती। ठीक है, तो हर एक चीज़ में हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा फुटबॉल जा रही है तो उसको कॉन्टैक्ट करके रोकना पड़ेगा, उसको छू के रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सब क्या है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जाएंगे। एंड दिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, लेकिन अभी तक आपको देखा कि इनमें क्या था, जो मैंने मान चलो किक करी तो वहाँ पे फोर्स की नीड थी, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करना पड़ा, उसको रोकने के लिए कांटेक्ट करना पड़ा, एक इस चीज़ को खींचने के लिए कांटेक्ट करना पड़ा। लेकिन ये सभी के संग में नहीं होता है, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। तो जैसा कि एक स्टोन है आपका, वो रिलीज हो रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ बिल्डिंग से, जो कि एक्सेलरेट करेगा कहाँ पे, डाउन टू द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। मतलब कि अब देखो ग्रेविटेशनल पुल एक आके करता है आपका स्टोन को नीचे की ओर खींच रहा है, तो वहाँ पे कोई ग्रेविटी और स्टोन के बीच में कोई कॉन्टेक्ट है क्या? नहीं है। देखो स्टोन अपना, यदि ग्रेविटी उसको ना खींचती तो स्टोन वहीं पे रह जाता। ठीक है, इस तरीके से हिल ऐसे ही लटका हुआ, लेकिन उसको चूंकि ग्रेविटी खींच रही है, और कैसे खींच रही, बिना कांटेक्ट करे। कभी भी देखना हमारा जो सन है और अर्थ है, तो क्या सन अर्थ को छू के खींचता है कि अपने पास में से बुलाता है जाओ मेरे पास में मेरे संग घूमो, ऐसे कहता है क्या? बिल्कुल नहीं कहता। अर्थ अपनी जगह है, सन अपनी जगह है, दोनों जो है क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, और उसकी वजह से बढ़िया घूम रहे हैं। समझ आई ये बात? इतनी सी बात है। ठीक है, तो अ बार मैग्नेट जो होती है वो भी बिना कांटेक्ट करे हुए अट्रैक्ट कर लेती आयरन नेल को। ठीक है, दूरी से, डिस्टेंस से। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको ये शो होता है कि जो एक्सटर्नल एजेंसी है, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या करती हैं, फोर्स करती हैं किसी भी बॉडी पे इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब कि इनको डिस्टेंस से भी ये क्या कर सकती हैं, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती हैं, कॉन्टैक्ट की नीड नहीं पड़ती है। यदि हम शॉर्ट में कहें है ना, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आएगा कि एक जो फोर्स है आपका इज रिक्वायर्ड टू पुट स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। मतलब कि फोर्स की वजह से हम किसी भी चीज़ को मोशन में ला सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं किसी भी एक मूविंग बॉडी को, और वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी जो कि उस फोर्स को देगी। और जो एक्सटर्नल एजेंसी होगी वो मे या फिर मे नॉट भी कॉन्टैक्ट हो सकती बॉडी के संग। मतलब कि या तो वो कॉन्टैक्ट में आके उसको फोर्स देगी या फिर दूर से ही उसको फोर्स दे सकती है। ठीक है, ये बात हमारे यहाँ से क्लियर होती है। आगे देखो, तो सो फार सो गुड, मतलब कि अभी तक हम बात समझें तो वो बट वॉट इफ अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, मतलब कि आपका जो है स्केटर मूविंग स्ट्रेट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल आई स्लैब। मतलब कि हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि भाई साहब निरंतर एक वो है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब मैं कहूँ कि एक कोई भी स्केट है ना, तो वहाँ पे वो जो है हॉरिजॉन्टल इस तरीके के वहाँ पे सरकता चला जा रहा है। तो वो सरकता जो चला जा रहा है, तो क्या बोल रहा है कि इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या वहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसको यूनिफॉर्म देने के लिए? देखो
यदि वहाँ पे उसको कोई रोक नहीं रहा, ठीक है, मतलब कि उसको जो है रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ उसको नहीं रोक रही है, तो भाई साहब न्यूटन का भी आप लॉ पढ़ोगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी बॉडी यदि आपका मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यदि उसको यदि आपने एक बार मोशन में दे दिया तो वहाँ पे कोई भी नीड नहीं होगी जब तक कि उसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स उसको रोक ना रहा हो, ठीक है। ऐसे ही आपका अर्थ है कि अर्थ को हम कोई भी फोर्स देते रहते हैं क्या, मतलब कि ऐसा देखो, किसी भी चीज़ को यदि हम एक बार ऐसा फेंक दें, मतलब अंतरिक्ष है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका स्पेस है, तो स्पेस में कोई भी फोर्स नहीं है ना, कोई भी फोर्स उसको खींच नहीं रहा, तान नहीं रहा। यदि आपने किसी भी चीज़ को अंतरिक्ष में इस तरह से फेंक दिया, ठीक है, तो अपने आप क्या करेगा, वो उतनी जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका उतनी वेलोसिटी से वो जाता रहेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। अभी जब हम न्यूटन का जो लॉ समझेंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वहाँ पे पूरी ये बातें क्लियर होंगी हमको कि ये बातें क्या हो रही हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ से सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। अब देखो एक बच्चों, याद रखना इस बात को कि हम यहाँ तक ये मानेंगे कि हमको ना तो भैया फिजिक्स के बारे में अभी इतना कुछ पता है, ना हमें वो है लॉज के बारे में पता है न्यूटन के, ना कुछ पता है, क्योंकि अभी जैसा ये अरिस्टोटल होगा या गैलीलियो आएंगे, ये सब क्या करेंगे, अपने अपने जजमेंट लगाएंगे और फोर्स को, नेचर को, मूवमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। तो आप ये मत कहना कि यार ये क्या हम गलत सलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि गलत सलत नहीं है। चीज़ों को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हम एक चीज़ को एक क्या करते हैं, शुरू मतलब छोटे पैमाने से बड़े तक बढ़ते हैं। मतलब कि कोई ने कुछ गलत बातें बोली, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, किसी ने गलत मॉडल दिया तो फिर उसको सही करने वाला आया, फिर जिसने सही करा उसने भी कुछ गलतियाँ छोड़ दी तो उसको फिर सही करने वाला आया। तो ऐसे करके सभी का एकदम क्या हो रहा था, एक छोटे मॉडल पे, मतलब कि उनका एक गलत मॉडल ही हमको क्या कर रहा था, कुछ बेसिक बातें बता रहा था। तो ऐसे ही अब यहाँ पे जैसे अरिस्टोटल की फॉल्सी है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें बताएगा और उन बेसिक बातों की वजह से हम एक पर्टिकुलर निचोड़ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब हम अरिस्टोटल की फेलेसी पढ़ते हैं और फिर हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आइए, तो अरिस्टोटल की फेलेसी से मतलब क्या है, देखिए अरिस्टोटल एक व्यक्ति थे, आप कह लीजिए स्कॉलर थे ग्रीक के, और इनका क्या था, एक फेलेसी थी। फेलेसी का मतलब यहाँ पे आप समझोगे कि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन वगैरह करेंगे और वो कैसे क्या करेंगे, क्या इनसे गलती होगी नहीं होगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। आइए, तो द क्वेश्चन पोस्ड अबव अपेयर टू बी सिंपल। अब जो क्वेश्चन था ना कि ऊपर की, यदि हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, तो क्या वो जो है आपकी उसको चलाने के लिए क्या कोई फोर्स की नीड होगी। तो ये हम हमारे लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल दिख रहा है ना सुनने में। तो हाउ एवर, लेकिन इट टूक एजेस टू आंसर इट, लेकिन जो है इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे दशक लग गए, समय लग गया, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यार रियल में ऐसा है, होता है भी कि नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे फोर्स की नीड होती है नहीं होती। क्योंकि देखिए, जब तक व्यक्ति अर्थ पे होगा तो अर्थ पे ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अब चूंकि अरिस्टोटल भाई साहब और ये सब लोग क्या थे, अर्थ पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, जो भी चीज़ें करी वो अर्थ के उसमें ही करी। और जब तक इन्होंने अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है नहीं होता, ये सारी बात इनको पता ही नहीं थी, ठीक है। वो तो न्यूटन जो है और गैलीलियो जो है आके क्या करेंगे, इन चीज़ों को बताएंगे। तो अभी तक अरिस्टोटल को भी ये बात नहीं पता, तो अब ये मनगढ़ंत जो भी अपना कुछ बातें बताएंगे वो सुन लो, ठीक है। तो इंडीड द करेक्ट आंसर जो था वो गैलीलियो ने दिया था 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। ये बात आप याद रखना हमेशा, मतलब कि किसी भी बॉडी को भैया फोर्स की नीड होगी या नहीं होगी, तो ये बात आपको गैलीलियो ने समझाई है ना। और फिर ये जो है फाउंडेशन बनी थी किसके लिए, न्यूटन के लिए, और आपकी न्यूटनियन मैकेनिक्स आपकी वहाँ से फिर शुरू होती है, ठीक है। मतलब कि गैलीलियो का ही जो वर्क था, जो गैलीलियो ने अपनी बातें करके गए थे, उसी को अपना आधार मान के न्यूटन अपनी पूरी आगे की बातें बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पे देखना, सबसे यदि आपको रखना हो टॉप जीनियस में, तो भाई मेरे नज़रों में तो आपका गैलीलियो हमेशा रहता है, क्योंकि गैलीलियो ने उस तरह से वर्क करा, उस तरह से बातें बताई जो कि एक बेसिक बनी, ठीक है। और कोई भी बेसिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे, तो हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे, है ना, ग्रीक थिंकर थे, कौन, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल जो थे हमारे 384 बीसी से लेकर, मतलब 384 बीसी से लेकर 322 बीसी तक रहे ये आपके, ठीक है। इनका ये व्यू था कि यदि कोई बॉडी आपकी मूविंग है, मतलब कि वो बॉडी मूव कर रही है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल आपका क्या है, फोर्स वगैरह लगेगा, जिसको कि वो क्या कर पाए, मूव कर पाए। तो मतलब कि एरिस्टोटल ने क्या माना है यहाँ पे, एरिस्टोटल का सीधा मानना है कि कोई भी बॉडी यदि मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स या कुछ एक्सटर्नल एजेंसी वहाँ पे लगेगी उसको मूव कराने के लिए। और जो कि पूरा का पूरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होगे, 8 से पढ़ते आ रहे होगे, कि हमारी जो फिजिक्स है उसमें सीधा कहा गया है
है ना, न्यूटन ने भी उसको कहा है और क्लियर कहा है ना। फर्स्ट लॉ आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई बॉडी यदि आपका मोशन में है तो उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मोशन में रखने के लिए, वो अपना मोशन में हमेशा के लिए रहेगी यदि वो मोशन में है तो। और यदि उसका जो हमने उसको रोका है तो उसको कोई भी नीड नहीं है उसको मोशन करने के लिए, वो रुकी रहेगी। मतलब कोई चीज़ रोकी है तो रुकी रहेगी, कोई मोशन में तो मोशन में रहेगी। अब आगे हम देखेंगे और कहानियाँ, ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल ने क्या कही वो मैंने हाईलाइट आपको करा दी बात, ठीक है यहाँ तक। तो इस व्यू के अनुसार ये था, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एरो को छोड़ दिया है ना, एरो को शॉर्ट कर दिया। एरो मतलब कि वही तीर वगैरह को एक बो से मतलब बाण से, तो वो क्या करता रहेगा, फ्लाइंग करता रहेगा सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप जो है पुशिंग इट। मतलब कि इनका ऐसा उल्टा मानना था, ये ऐसा सोचते थे कि एरो को हमने क्या करा है ऐसे करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो एरो को छोड़ा है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उसको एयर जो होगी, हवा जो होगी उसको पुश करती रहेगी और उसके पुश करने से मोशन में रहेगा। मतलब कि ये जो बात है वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये जो व्यू था वो पार्ट ऑफ द एलोबरेट फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया डेवलप बाय द अरिस्टोटल, जो अरिस्टोटल ने अपना मोशन वगैरह के बारे में, बॉडीज़ के बारे में, यूनिवर्स में किस तरह से होता है उस पर लिखे थे। तो उनमें से एक ये भी चीज़ थी, ठीक है। तो आगे आप देखिए बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अरिस्टोटेलियन जो आइडियाज थे आपके मोशन के वो नाउ आर रॉन्ग। मतलब कि आज जो 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 भी उन्होंने बातें करी थी, जो भी बातें बताई थी, वो सब कुछ गलत हो गई हैं, है ना। और जो कि वो हमारे लिए एक नीड है ना, क्या लिखा है अब यहाँ पे, नीड नॉट कंसर्नस, और इसके लिए हमको कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है उसके बारे में इतना सोचने की, चिंता करने की, क्योंकि वो सब आइडियाज़ गलत हैं और उनको हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है उनको याद करने की। लेकिन फिर भी समझ लो कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था, ठीक है। तो फॉर आवर पर्पज यार, जो अरिस्टोटियन का जो लॉ था कि भैया जो मोशन में भी जो है फ्रेज 10 ऐसा एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, तो ये जो बात है भाई साहब वो गलत है और इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए, तो अरिस्टोटोलियन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो फ्लॉड है। फ्लॉड का मतलब उसमें गलतियां हैं आपकी। एंड एज वी सेल सी, जो कि हम आगे देखेंगे, हाउएवर, लेकिन जो इट इज़ अ नेचुरल व्यू दैट एनीवन वुड होल्ड फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस। मतलब कि ये सबको अपना कॉमन एक्सपीरियंस से लगेगा ऐसा देखने में, है ना। इवन अ स्मॉल चाइल्ड प्लेइंग विथ अ सिंपल नॉन इलेक्ट्रिक टॉय कार ऑन अ फ्लोर नॉन इन जो है इंस्टिट्यूटिवली दैट इट नीड्स अ कॉन्स्टेंटली ड्रैग द स्ट्रिंग अटैच टू द टॉय कार विथ सम फोर्स टू कीप इट गोइंग। मतलब कि कोई बच्चा मान के चलो किसी टॉय कार को खींच भी रहा, ठीक है, धागे से पकड़ के, तो हम ये अपने कॉमन एक्सपीरियंस से देखेंगे और कहेंगे कि यार अरिस्टोटल तो सही था। मतलब कि यदि मैं उस धागे से उस कार को जब तक नहीं खींचूंगा, उसको फोर्स नहीं दूंगा, वो तो मोशन में नहीं रहेगी। और ये हमारा जनरली होता भी है। आपका फॉर एग्जाम्पल, आप जब तक भैया किसी भी बाइक को चलाओगे तो आप बाइक को जब तक फोर्स दोगे, आप सोचोगे, और जब तक उसमें पेट्रोल होगा तभी तक तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी। तो ये हमारा एक कॉमन दिमाग में सवाल आता ही आता है और ये हमको क्या है, एक सोचने मजबूर कर देता है कि जब अरिस्टोटल को हम गलत कह रहे हैं तो ये बात फिर सही कैसे हो जाएगी कि कोई भी बॉडी को फोर्स की नीड नहीं होती, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, है ना। हमको तो ये देखने को मिलता है, मैं फिर से आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना जरा, मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलिए हमारी कोई भी क्या है, एक कार है, ठीक है। एक हमारे पास में कार है जो कि बच्चा उससे खेल रहा है। तो बच्चा जो जिस कार से खेल रहा है, तो भैया उसको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को खींचते रहना पड़ेगा, ड्रैग करना रहेगा, तब जाके कार क्या होगी, आपकी मोशन में आएगी। लेकिन जैसे ही बच्चे ने उस कार का धागा छोड़ा खींचना, वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे अरिस्टोटल की बात हमको फिर सही लगने लगती, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो देखिए। तो इफ़ इट रिलीजेज द स्ट्रिंग, और जैसे वो जो रिलीज करता है स्ट्रिंग को, जैसे जो बच्चा खींचना बंद करता है तो वो वही सब रेस्ट पे जाती है। तो इस एक्सपीरियंस से हम कॉमन और मोस्ट हमारा एक टेरेस्ट्रियल मोशन जो हमारा है वो हमारा क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्स सिम टू बी नीडेड टू कीप बॉडी इन अ मोशन, तो हमको ऐसा लगता है वहाँ पे कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ही नीड होता है किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए। लेफ्ट टू दैम सेल्फ ऑल बॉडी इवेंचुअली कम टू रेस्ट, और यदि जैसे उस फोर्स को हम छोड़ते हैं तो वो सारी बॉडी हमारी रेस्ट पे जाती है। लेकिन अभी भी हमको आंसर नहीं मिला। ये सब आपके जो कि थॉट थे अरिस्टोटल के, वो आपके संग में शेयर हो रहे हैं, ठीक है। आप ये मत समझना कि जो है अरिस्टोटल की बात यहाँ पे सही हो गई है, बात यहाँ पे सही नहीं हुई, बस हम अपना कॉमन एक्सपीरियंस से देख रहे हैं जो कि अरिस्टोटल ने उस समय देखा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फ्लो इन द अरिस्टोटल आर्गूमेंट। लेकिन अब फिर हम जब ये चीज़ें देख लेते हैं, हम हमारे आसपास की चीज़ें देख लेते हैं, बच्चे का गाड़ी का खींचना हुआ, हमारी स्कूटर को चलाना हुआ, तो हमको अरिस्टोटल की जो बात है उसमें जो हमने अभी बात कही कि वो गलत थी, तो इसमें हमको ही खुद शंका होने लगती है, यार अरिस्टोटल की बात कैसे गलत हो गई फिर। अभी तो देखने में ऐसे लग रहा है कि अरिस्टोटल सब कुछ सही बोल रहा है। तो इसका जो आंसर है देखिए,
A moving toy car come to rest because the external force of friction on the toy by the floor opposes its motion। देखिए सीधी सी बात है कि जो कार आपकी मोशन में थी और मोशन से आपका वो जो रुक रही है तो उसमें भी एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है उसको रोकने के लिए। और वो कौन है भाई साहब? आपका वो फ्रिक्शन है जो कि उसका फ्लोर दे रहा है उसको, जब वो क्या कर रहा है अपना मोशन में था उसकी कार तब। ठीक है, जैसे ही वो अपना मोशन में था तो उसका जो था क्या फ्लोर उसको चाह रहा था रुक जा भैया। और ये फ्रिक्शन के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे और बिल्कुल हम ऐसा पढ़ेंगे कि आपको मक्खन की तरह सब समझ आ जाएगा। फ्रिक्शन किस तरह के होते हैं, फ्रिक्शन क्या करता है क्या नहीं करता है, बिल्कुल मजा आएगा आपको। ठीक है, अभी टेंशन मत लेना। तो फ्रिक्शन जो कि एक रुकावट पैदा करेगा वहां पे उसको, तो उसकी वजह से वो रुक जाएगा। टू काउंटर दिस फोर्स, और इस फोर्स को काउंटर करने के लिए जो चाइल्ड है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा एक्सटर्नल फोर्स को, जिसकी वजह से जो कार है आपकी वो उस डायरेक्शन में जिसमें वो मोशन कराना चाह रहा तो उस डायरेक्शन में उसको फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को खत्म करने के लिए। तो जब आपकी कार इज एन यूनिफॉर्म मोशन, जब आप कार जो है यूनिफॉर्म मोशन में होती, मतलब कि एक ही गति से चल रही होती है, तो उस दौरान पे देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब कि जब एक कोई कार अपनी क्या करती है, बिल्कुल एकदम सिंपल चल रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड से, जहाँ पर उसकी जो है स्पीड में कोई भी आपका बदलाव नहीं आ रहा, मतलब कि हमने कहा कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती जाएगी। तो उस दौरान पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होगी उसको चलाने के लिए। और वहां पे जो है हम देखेंगे कि लिखा है कि द फोर्स बाय द चाइल्ड कैंसल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द फ्लोर। तो उसको कांस्टेंट चलाने के लिए, यूनिफॉर्म चलाने के लिए आपको वो फोर्स देना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें हमको जो फ्रिक्शन को करना अपोज करना है। ठीक है, तो कोरोलरी इज if there were no friction the child would not be required to apply any force to keep the toy car in uniform motion। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, गजब की लाइन है। देखिए इसको बात समझ गए आप तो आपके लिए बाकी की चीज़ें हलवा हो जाएगी। क्या कहा इसने? इसने कहा है कि इससे हम ये चीज़ को कह सकते हैं, इस चीज़ को देखते हुए है ना, इसको रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कि यदि फ्रिक्शन ना होता तो जो चाइल्ड था उसको कोई ज़रूरत ही नहीं होती अप्लाई करने की फोर्स, और वहाँ पे जो कार थी उसकी वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहती, जो भी मोशन में वो चल रही होती थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो रुकावट आपकी होती है उसकी वजह से कोई भी चीज़ मोशन में नहीं रह पाती है। लेकिन यदि वो रुकावट किसी भी तरीके से हट जाए तो कार को एक्सटर्नल फोर्स देने की फिर नीड ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये हमारा क्या है आर्गूमेंट निकलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है। ठीक है, अब आगे सुनो। फिर लिखा है द अपोजिंग फोर्सेस, जो कि अपोज करते हैं फोर्सेस जो कि हमारे मोशन वगैरह को। तो जैसा कि फ्रिक्शन हो गया जो सॉलिड में लगता है आपका, है ना, विस्कस फोर्स हो गया जो कि फ्लड में लगता है ना। फ्लड्स क्या होते हैं आपके, फ्लूइड्स जो होते हैं ना भैया, एक तरल चीज़ है। तो तरल चीज़ों में जब हम कोई भी चीज़ मोशन कर रहे होते तो जो तरल चीज़ों को रोकता है तो वो आपका क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है। जैसे कि हम कहें कि एक नाव को हमको पानी में चलाना है, तो नाव को पानी में चलाओगे तो नाव में और जो पानी में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है, नाव और पानी के बीच में वो विस्कस फ्रिक्शन होगा, वो हम आगे देखेंगे वो किस तरीके से होता है। ठीक है, वो हमारा इस नेचुरल वर्ल्ड में हमेशा रहता है। ठीक है, जब तक हम अर्थ पे हैं ये सारी चीज़ें हमेशा हमारे संग रहेंगी। तो दिस एक्सप्लेन वाई फोर्सेस बाय द एक्सटर्नल एजेंसी आर नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इससे हम इस बात पे पहुंचे कि किसी भी बॉडी को हमको क्या करना पड़ रहा है, फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि उसको अपोज करने वाले भी फोर्स हैं, और अपोज करने वाले फोर्सेस को कम करने के लिए, हटाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स देने की नीड है। यदि वो अपोजिंग फोर्स ना हो तो किसी बॉडी को फोर्स देने की फिर नीड नहीं पड़ेगी उसको यूनिफॉर्म स्पीड में रखने के लिए। ठीक है, मेरे देखो शब्दों को बहुत ध्यान सुनना। मैं जब भी कोई शब्द कहता हूं ना, मैं कहता हूं देखो कि हमको उसको यूनिफॉर्म स्पीड देने के लिए कोई फोर्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे ये मतलब है कि उसको फर्स्ट चलाने के लिए तो आपको फोर्स देना पड़ेगा, मतलब कि कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए तो आपको फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन उसको कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए फिर आपको फोर्स देने के लिए नहीं पड़ेगी यदि उसमें क्या है, आपको फ्रिक्शन नहीं है। तो इस बात को जो भी समझ पा रहा है, वो फील कर पा रहा है, तो फील लिखेगा कमेंट बॉक्स में अभी जाके। ठीक है, और लाइक भी जरूर करेगा। अब आगे आइए। ठीक है, तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि वेयर अरिस्टोटल वेंट रॉन्ग, और है ना, अरिस्टोटल कहाँ पे रॉन्ग गया है ना, क्योंकि उसने फ्रिक्शनल फोर्स को देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। एंड ही कोडेड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ द बेसिक आर्गूमेंट, और उसने ये जो आर्गूमेंट बनाई थी कि भैया किसी की भी चीज़ को हमको कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए फोर्स देना पड़ता है, तो वो उसने बस देख के आर्गूमेंट लगाई थी, क्योंकि उसने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। टू गेट एट द ट्रू लॉ ऑफ नेचर फॉर द फोर्सेस एंड मोशन। तो अब हमको बिल्कुल सही
नियम वगैरह चाहिए, लो चाहिए मोशन के और फोर्सेस के, तो वन हैज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल विथ नो फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिंग। मतलब कि फिर हमको क्या समझना पड़ेगा कि एक ऐसी कंडीशन दिमाग में लानी पड़ेगी कि वहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, और चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स होगा ही नहीं तो किसी भी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स की नीड पड़ेगी नहीं उसको कंटिन्यू मोशन रखने के लिए। तो ऐसी जो चीज़ है वो कौन सोचेगा, वो कौन करेगा, वो होंगे गैलीलियो। तो गैलीलियो उस चीज़ तक पहुँचेंगे और चीज़ को सोचेंगे कि हमको किसी भी बॉडी को यदि हमको करना है, उसको मोशन में रखना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ को सोचेंगे गैलीलियो, और वो कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, वो हम जानेंगे इनका जो लो था इनर्शिया का उससे। ठीक है, तो लो ऑफ इनर्शिया क्या हम दे देते हैं, गैलीलियो देते हैं, और वो क्या समझाते हैं, क्या कहने की कोशिश करते हैं, वो हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। आइए देखिए, गैलीलियो अपना जो लो था इनर्शिया में वो ये कहते हैं कि पहली बात तो जो गैलीलियो स्टडी करते हैं मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। अब ये इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है पहले समझिए। इंक्लाइंड का मतलब होता है कुछ इस तरह से ढलान वाली चीज़, मतलब कि ऐसे जो कुछ भी होता है उसमें जो ढलान बनती है ना उसको इंक्लाइंड कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ सपाट होती है तो सपाट को आप कुछ एंगल में उठा दो, ठीक है, कुछ एंगल से आप चीज़ को उठा दो, थीटा डिग्री पे उसको उठा दो, तो इस तरीके से जो उठा हुआ प्लेन होगा उसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एक स्लोप बनाएगा, और जब भी कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे होगी तो वो क्या करेगी, नीचे को ढुढ़कते हुए लुढ़कते हुए आएगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मिटाता नहीं हूँ, देखते रहना। तो ऑब्जेक्ट मान के चलो, इन्होंने देखो नीचे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट वाइल दोज द मूविंग अप जो है रिटार्ड। देखिए क्या हो रहा है कि हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे इस तरीके से, और उसको सर नीचे की ओर हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो वो क्या कर रहा है कि जब भी वो नीचे की ओर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपना कुछ एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेट करना मतलब होता है कि उसमें कुछ जो स्पीड है उसका इजाफा हो रहा, मतलब कि यहाँ से वो मान चलो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ढकेला गया, तो फिर हमने फर्दर देखा कि वो एकदम से जो है अपनी स्पीड उसकी 4 हो गई, फिर देखा तो 5 हो गई, 6 हो गई, ऐसे करके वो उसकी हमेशा क्या हो रही है, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल रहा है, देखने को बात मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन जैसे ही उसने क्या करा, गैलीलियो ने दूसरी ऑब्जर्वेशन करी कि उसी चीज को उसने क्या करा, ऊपर की ओर खींच धकेलना चाहा। तो ऊपर जैसे ही वो जाना चाह रहा था तो वो क्या कर रहा था, कुछ दूरी पे जाकर रुक रहा था। ठीक है, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा था, उसमें रिटार्ड आ रहा था, उसकी स्पीड में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही थी। ये दोनों केस उसने पढ़े। फिर उसने एक तीसरा केस ये देखा कि यदि किसी बॉडी को क्या करा, उसने एक इंक्लाइंड प्लेन की जगह एक फ्लैट प्लेन पर रख दिया, इस तरीके से ऐसे प्लेन पर रख दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख दिया, तो वहां पर उसने क्या देखा वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, आइए जरा। तो तीसरे में उसने ये देखा कि जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन को कराया तो इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन थी, जिसमें कि गैलीलियो ने कंक्लूड करा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नीदर हैव एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। मतलब कि उसने कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जहाँ पे कि यहाँ का फ्रिक्शन एकदम कम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। और फिर उसने देखा कि यदि उसने इसको हल्का सा एक फोर्स दिया तो जितना इसने फोर्स दिया था उसी फोर्स से क्या करा, इसने आगे की ओर बढ़ती चली गई है गेंद। ठीक है, तो जब ऐसा देखा यार कि उसने समझा कि इसमें हमको ये बात उसको क्लियर हो गई कि किसी भी बॉडी को यदि हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन यदि कम कर देते हैं तो वहाँ पे उसका जो मोशन है तो वहाँ पे ना तो उसकी स्पीड में इजाफा होता है ना उसकी स्पीड में कमी आती है। तो यहाँ से इस बात को लेकर गैलीलियो के दिमाग में बिल्कुल बल्ब जल गया। ठीक है, उसको ये बात फिर क्लियर होने लगी कि यार किसी भी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमको फोर्स की नीड पड़ती ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, तो इट शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। अब एक अनादर एक्सपेरिमेंट करा गैलीलियो ने जो कि लीड करता हमको सेम कंक्लूजन की तरफ, जिसमें कि आपका एक डबल इंक्लाइंड प्लेन होगा। अब यहाँ पे एक बॉल को क्या करा जा रहा है, रिलीज करा जा रहा है रेस्ट से फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन रोल्स डाउन एंड क्लाइम अप द अदर। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ से क्या करेगी, वो आपकी एक क्या करेगी, वो इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ से आएगी इधर पे, और फिर वो आके क्या करेगी, इधर की ओर चढ़ेगी। ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जितनी यहाँ से इसको हमने छोड़ रहे हैं वो उतनी ही मैक्सिमम हाइट तक फिर ऊपर भी चढ़ेगी, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंडीशन दिमाग में रखिएगा, हमने ऐसा करा कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमने बहुत कम कर दिया है ना, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है, तो वहाँ पे सरफेस पे क्या करा इन्होंने, फ्रिक्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है ना, कह सकते हो कि 0 तक उन्होंने उसका फ्रिक्शन ले गए। ठीक है, ऐसी कुछ बात है ये आपकी। तो क्या कह रहे हैं वो आपका फिर से हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि फिर से एक डबल इंक्लाइंड प्लेन को बनाया इन्होंने। डबल इंक्लाइंड प्लेन मतलब कि कुछ इस तरह का तसला जैसा। ठीक है, तो ऐसा बनाया। तो बॉल को जब रिलीज करा रेस्ट से, है ना, ऑन वन ऑफ द प्लेन्स जो है रोल्स डाउन एंड क्या करेगा, क्लाइम करेगा अदर।
ठीक है। तो एक से वो ढुलकते हुए आएगा और फिर दूसरे पे वो क्लाइम कर देगा। तो इफ़ द प्लेन्स आर स्मूथ, मतलब जो प्लेन्स हैं वो स्मूथ हैं, स्मूथ से मतलब फ्रिक्शन उनमें बहुत कम है, जो फाइनल हाइट आपको मिलेगी उस बॉल को वो नियरली उतनी होगी जितनी की इनिशियल हाइट से आपने उसको छोड़ा था। इसको हाईलाइट कर लेना कि जो फाइनल हाइट होगी उस बॉल की वो नियरली मतलब कि लगभग लगभग उतनी होगी जितनी की इनिशियल हाइट से उसको आपने छोड़ा था, लेकिन थोड़ी सी लिटिल लेस होगी, वो उतनी ज़्यादा कभी भी ग्रेटर नहीं होगी। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि जितनी हाइट से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो उतनी हाइट तक क्या करेगा ये जाके इधर पे क्लाइम कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि थोड़ी बहुत सी एकदम मिनिमम सी क्या होगी वहाँ तक उसकी हाइट, मतलब कि यहाँ की हाइट जो थी उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, और लेकिन कभी भी उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसने ये कहा गैलीलियो ने, ठीक है। बात समझे, मतलब कि यहाँ से छोड़ने पे वो यहाँ तक पहुँचेगा लेकिन उससे ऊपर नहीं पहुँचेगा। तो इससे क्या समझ रहे हैं ये, इससे ये समझ रहे हैं कि किसी भी बॉडी में जो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स जो दे रहे हैं जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है आपका एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उतनी ही वो चाहेगा कि हम वहाँ तक जाएं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगता है तो उसमें क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। लेकिन वहां तक भी आपका कहते हैं गैलीलियो को क्लियर नहीं हो रहा था, दिमाग में नहीं बन रही थी बात कि क्या इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो वो हम आगे देखेंगे कौन खींच रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। अभी तक इतना समझे आप जो मैंने हाईलाइट कराया आपको। अब आगे देखो, तो एक आइडियल सिचुएशन में जब फ्रिक्शन आपको बिल्कुल एब्सेंट होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो जो फाइनल आपकी हाइट होगी उस वॉल की वो सेम हो जाएगी इनिशियल हाइट के बराबर। मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि हमने फ्रिक्शन बिल्कुल गायब कर दिया, तो जो फाइनल हाइट आपको मिलेगी वो उतनी मिलेगी जितनी की इनिशियल हाइट से उसको छोड़ा गया था उस वॉल को, ठीक है। यहाँ तक इस बात को हाईलाइट कर लो, दूसरे कलर से मैं हाईलाइट करा दे रहा हूँ। कब, जब आपका फ्रिक्शन आपका एब्सेंट होगा, ठीक है, तब ये बात होगी, ठीक है। यहाँ तक। अब आगे देखो, अब आगे कह रहा है कि इफ़ द स्लोप, जो स्लोप है, स्लोप मतलब यही जो आपने जितना उठाया हुआ है, जितना आपने उसको ऐसा करा हुआ है ना, तो उसको स्लोप कहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक जो स्लोप है ऑफ द सेकंड प्लेन का इज डिक्रीज, मतलब कि हम क्या करते हैं, जो स्लोप है, मतलब कि ये जो स्लोप यहाँ पे है ना, इस तरीके से जो उठा हुआ हिस्सा, उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करके कुछ ऐसा बना दें उसको, देखिए, है ना, कम करते जा रहे हैं उसको, ऐसा करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए, वो कह रहे हैं कि उसको डिक्रीज कर देंगे तो एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट करेंगे तो जो वॉल होगी विल स्टिल रीच द सेम हाइट, मतलब उसी हाइट पे पहुंचेगी, बट इन डूइंग सो इट विल ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, लेकिन उतनी हाइट तक तो वो पहुंचेगी, है ना, और पहुंचनी चाहेगी, लेकिन वो क्या करेगी आपका, फिर उसमें डिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा कवर कर लेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी सी कम कवर होगी, मान चलो यहाँ पे हुई है 2 मीटर, तो यहाँ पे वो 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। यहाँ पे इतनी सी बात हो रही है। अब आई बात समझ आपको। फिर इन लिमिटिंग केस व्हेन द स्लोप ऑफ द जो है सेकंड जो है प्लेन का वो जीरो, मान के चलो हमने जो स्लोप था वो सेकंड प्लेन का बिल्कुल जीरो कर दिया, मतलब कि इसको जो हमने यहाँ पे जो एंगल था थीटा, तो उसको थीटा को बिल्कुल ही जीरो कर दिया, तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, पसर जाएगा इस तरीके से। तो जब बिल्कुल ये पसर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, वो तो जो बॉल होगी वो ट्रेवल करेगी इन्फिनाइट डिस्टेंस को, ठीक है। जैसे ही आपका क्या हो रहा है, स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी, मतलब कि बॉल कंटिन्यू आपकी जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, है ना, कोई उसको रोकने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन हमने एब्सेंट करके रखा है, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो इससे हमारे जो गैलीलियो साहब थे वो इस चीज़ पे पहुंचे कि भैया किसी भी चीज़ को मोशन में रखने के लिए किसी भी फोर्स की नीड पड़ती नहीं है, बल्कि फोर्स तो उसको क्या करता है, अपोज और करता है उल्टा, ठीक है, किसी भी मोशन को कराने के लिए, मतलब वो उसको मतलब